तो दोस्तों, आज मैं देवनागरी लिपि की दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले वीडियो लेके उपस्थित थे, जैसा लगे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं देवनागरी लिपि की दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले वीडियो में हमने बताया कि देवनागरी लिपि है क्या और इसका विकास कैसे हुआ क्रमशः, और दूसरी बात कि इस लिपि को किस किस नामों से जाना गया, इस लिपि में सुधार कब किया गया, इस लिपि के सुधार समिति के अध्यक्ष कौन रहे, ढेर सारी बातों को हमने जाना। और आइए अब दूसरे वीडियो में हम लोग देखते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे आप हेडिंग आपके सामने है, देवनागरी लिपि, उसी की बात हो रही है। पहले वीडियो में यदि बताते तो बहुत ही लंबा जाता, और दूसरे वीडियो में इसलिए हम लेके उपस्थित हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर का वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। जैसे पहला हमने बताया किसका समय, तो आप जानते हैं देवनागरी लिपि का समय 12वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ होता है। 7वीं से 12वीं तक कौन सी लिपि रही आपके सामने, तो उस समय ब्राह्मी लिपि रही। ब्राह्मी लिपि रही ना। ब्राह्मी लिपि को अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे उत्तर भारत में आपने देखा कि इस प्राचीन लिपि कहा गया, लेकिन दक्षिण भारत में नांदी लिपि कहा गया। और प्राचीन लिपि को और किस नाम से हम जानते हैं, ग्रंथम कहते हैं। और उत्तर दक्षिण भारत में नांदी लिपि हुआ वहीं समाप्त हो गया, और फिर प्राचीन लिपि से ही निकलकर देवनागरी लिपि आई। देवनागरी लिपि को हम लोग क्या बोले, कोटिल लिपि कहा। अनेक अनेक नामों से इसे जाना गया। क्रमशः इसका विकास जाना कि कैसे कैसे ये विकसित हुई। तो आइए आगे हम जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, क्यों इसे ही रखा गया। फिर आपने एक बात विशेष रूप से ध्यान दिया होगा कि देवनागरी लिपि से किन किन भाषाओं का जन्म हुआ है। तो देवनागरी लिपि से कौन सी, संस्कृत, हिंदी, और कौन सा, नेपाली, मराठी, कोंकणी। फिर से बोलना, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी और कोंकणी। इन भाषाओं का जन्म कहाँ से हुआ है, तो बच्चों देवनागरी लिपि से हुआ है। और अंग्रेजी के में अंग्रेजी से किस लिपि से अंग्रेजी भाषा का जन्म हुआ, तो रोमन लिपि से। और फारसी भाषा से किस लिपि का जन्म, उर्दू भाषा का जन्म हुआ। फारसी लिपि से किस भाषा का, तो उर्दू भाषा का जन्म हुआ। आइए आगे देखते हैं वैज्ञानिक लिपि, देवनागरी लिपि के गुण। तो देवनागरी लिपि के जो गुण है बच्चों, ये एक लाइन आप बोल सकते हैं, ये निम्नलिखित है। ये तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो आइए एक क्रमशः हम जानते हैं। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक लिपि। सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे बच्चों, वैज्ञानिक लिपि। क्यों बोलते हैं वैज्ञानिक लिपि, देखिए इसकी पहली विशेषता है और सर्वप्रथम और प्रमुख सर्वमान्य विशेषता है कौन सी, वैज्ञानिक लिपि। वैज्ञानिक लिपि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्वर एवं व्यंजन वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध रूप से रखा गया है। यानी स्वर से लेकर व्यंजन तक, व्यंजन के लास्ट वर्ड तक ये क्या किया गया है, इसे क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक वैज्ञानिक विधि। कैसे, जैसे स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया, फिर स्वर को यानी आ से लेकर और ज्ञा तक क्या किया गया, एक क्रम से इसे रखा गया, इसलिए इसे एक वैज्ञानिक विधि कहते हैं। स्वर का नाम लेते ही आपको याद आना चाहिए, स्वर कितने हैं, 11, व्यंजन 33, उसके बाद कुल व्यंजन कितने हैं, 52। कुल कितने हैं, तो बच्चों 52, आपको बताया था ना कुल व्यंजन कितने हैं, टोटल 52, जिसमें है उसमें व्यंजन 4 हैं, 4 संयुक्त व्यंजन है, 4 अंतस्थ हैं, 2 उत्क्षिप्त या 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है जिसको द्विगुण भी कहते हैं, और 2 अयोग्य है। इन टोटल मिलाकर कितने वर्ड हुए बच्चों, तो 52 यानी कि 52 वर्ड हुए। आइए आगे देखते हैं लचीली विधि। लचीली प्रवृत्ति की है, मतलब दूसरा पॉइंट आपका है, पहला वैज्ञानिक जाना कि ये क्या है, वैज्ञानिक है, और दूसरा आप जान रहे हैं कि ये क्या है, लचीली है। क्यों है, आइए आगे देखते हैं। लचीली प्रवृत्ति की है, अनेक लिपि के वर्णों को अपने अंदर लिए है। कैसे लिए है, जैसे हमने कहा कि फारसी से लिया। एक पॉइंट रखे हैं आपके सामने, इस तरह बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम्पल में आपको देना है कि जैसे क्या किया, का, खा और जो गा है ये देवनागरी लिपि का वर्ड है। किसका, देवनागरी लिपि का। लेकिन इसमें जो ये बिंदी टाइप की आपको दिख रही है ना, ये बिंदी, इसको नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नुक्ता।
नुक्ता बोलते हैं। इसको फारसी भाषा में हम क्या बोलते हैं बच्चों? नुक्ता। तो ये जो नुक्ता लग गया है, इसलिए क्या ये फारसी का गुण भी अपने अंदर समाहित कर लिया है। किसका? फारसी का गुण भी अपने अंदर समाहित कर लिया है। आइए, वर्णोच्चारण, जैसा उच्चारण वैसा लेखन, यानी एक वर्ण के लिए एक उच्चारण। यानी क्या? एक वर्ण के लिए एक उच्चारण। ऐसा नहीं जैसे हम कह रहे हैं कि आपको सा लिखना है। क्या लिखना है? सा। तो ये सा ही होगा, मतलब दूसरा इसमें नहीं होगा। मतलब दूसरी तरह जैसे हम सा बोल रहे हैं तो सा स्पष्ट है कि हमको सा ही लिखना। लेकिन आपने देखा अंग्रेजी वर्डों में अलग अलग तरह से वर्ड, जैसे आप लिखते हैं ना क्यू से का, के से भी का, तो दो वर्डों से बन गया का ना। इस तरह तो अनेक वर्डों से, जैसे बड़ी की मात्रा कोई आई लगा देता है तब भी काम चल गया, और जैसे डबल ई लगा दिया तब भी काम चल गया। तो वो क्या है? वो अनेक। लेकिन यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, यानी स्पष्ट है कि एक वर्ड के लिए एक ही उच्चारण किया जा सकता है। फिर आइए, एक उच्चारण के लिए एक मात्रा का प्रयोग। स्वर की बात करते हैं, मात्राओं के, कि एक वर्ड के लिए एक ही मात्रा का प्रयोग। जैसे हमने कहा आ बोल दिया ना। जब आ बोल दिया तो इसके लिए क्या मात्रा? एक मात्रा, खड़ी पाई। आपने देना है ना, खड़ी पाई। मात्र एक मात्रा का ही प्रयोग किया जा सकता है, इसके लिए दूसरी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में आपने देखा नियमों के अनुसार कहीं ई से भी काम चल जाता है, कहीं ए से काम चल जाता है, तो कहीं आई से काम चल जाता है, इन तीनों से काम चल जाता है। लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक उच्चारण के लिए एक मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। फिर आइए देखते हैं कि संयुक्त अक्षरों को मिलाकर लिखने की एकता है। मतलब हमारी जो देवनागरी लिपि है वो क्या है? वो सारे अक्षरों को संयुक्त करके भी लिख सकती है। मतलब कई वर्डों को के मेल को एक साथ लेकर चलती है। मतलब कोई वर्ड अधूरा है तो वो दूसरे के संयोग से पूर्ण हो जाता है, इसलिए संयुक्त या मिश्रित रूप भी इसमें सम्मिलित है। आइए देखते हैं, जैसे उदाहरण से, जैसे आपने कहा प्यार। आप हंसिएगा नहीं, ये वर्ड हमने ले लिया, बाद में ध्यान दिया कि इसे तो आप देखेंगे तो तुरंत आपके चेहरे पे हंसी आएगी। लेकिन जैसे आपने कहा प्यार, तो ये बच्चों देखो यहाँ ऐसे लिखे हैं ना, वही आधा पा ही है। इसके नीचे क्या लग गया? डैश लग गया, हलंत जिसको बोलते हैं, हलंत लगा दिया, तो ये आधा पा हो गया। फिर प्लस आ लगा ना, यहाँ बड़ा आ था तो इसलिए पूर्ण है। तो ये आ प्लस आ, मतलब या प्लस आ, फिर रा, फिर आ। यहाँ भी हलंत होगा क्योंकि निकल गया इससे मात्रा। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया? ये सब मिलाकर इसको वर्ण विच्छेद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। विच्छेद में अलग करना, वर्ण विच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। तो जो वर्ण विच्छेद है ये आता है संधि में कि वर्ण विच्छेद करिए, तो ऐसे किया जाता है। मात्राओं को सबको निकाल के अलग अलग, तो इन सबको संयुक्त करके एक रूप से लिखने की भी प्रथा है। जैसे हमने कहा क्यों, कहा ना क्यों, तो क्यों आधा का हो गया। यहाँ पे भी हलंत होना चाहिए क्योंकि इससे मात्रा अलग हो गई है, हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ भी हलंत हो जाना चाहिए। या ओ हो गया ना क्यों, तो मिलाकर भी लिखने की इसमें क्या विशेषता है। अब देखिए, जैसा उच्चारण वैसे लिपि। मतलब जैसे आप उच्चारण, इसमें ये नहीं है कि आप उच्चारण कुछ दूसरा कर रहे हैं और लिख कुछ दूसरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे उच्चारण कर रहे हैं वैसे ही लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता नहीं, लिखा जाता है। आइए देखते हैं, जैसे उच्चारण किया जाता है उसी के अनुरूप लिखा जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, CHALAK। अब इसको पढ़ो बच्चों, तो ये आप पढ़ोगे तो ये सही सही कि हिंदी में यदि पढ़ना हो तो ये क्या होता है जानते हो? चालाक। मतलब आ लगा दिया, एक ही मात्रा लगा दिया है तो क्या हो गया? चालाक। लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? दोनों मानते हैं, चालाक भी मान लेंगे और कहीं चालक भी, वो कहीं कुछ भी मान सकते हैं, चालक भी मान सकते हैं। तो उसमें तो मानने के ऊपर है, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यदि चालाक लिखा है तो बस चालाक, हिंदी में बोल रहे हैं ना आप चालाक, तो उसका अर्थ क्या होगा? बस चालाक ही लिखना जाएगा, दूसरा वर्ड नहीं लिखा जाएगा। आइए देखते हैं स्थान। तो बच्चों स्थान, जैसे स्थान
में आइए हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो स्थान कम घेरता है। जैसे आपने लिखा का, जैसे क्या लिखा एग्जाम्पल, जैसे स्थान ये क्या करता है, कम घेरता है। जैसे आपने लिखा का, अब ये क्या है, का लिखा है ना, बस थोड़ी सी दूर में आ गया। अब इसमें क्या है, आपको का लिखना है तो के ए ऐसे लिख दिया। कुछ लोग तो ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखा के ऐसे भी लिख सकते हैं के ए, तो तब भी तो ज्यादा स्थान लगा। या किसी भी प्रकार लिखिए तब भी ज्यादा स्थान, लेकिन इसमें क्या है, इसमें का लिख दिया, खा लिख दिया। और उसमें क्या लिखना है, खा लिखना है, तो ऐसे लिखिए आप के एच ए खा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सीधे आप लिखते चले रहे। गा लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, जी। अब उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं, सीधे एक लाइन में आप का खा गा घा लिखते चले जाइए। तो इस तरह क्या होता है, ये स्थान भी कम लेता है। आइए लिपि की बात करते हैं। तो बच्चों ये आक्षरिक लिपि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आक्षरिक लिपि, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लगा के चलिएगा, इम्पॉर्टेंट क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, हम बता रहे हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे अच्छा बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि हमारी यानी हमारी नहीं, देवनागरी लिपि कैसी लिपि है, कैसी लिपि है, कैसी लिपि है। देखो प्रश्न बनाने का तरीका, क्योंकि जब हम किताब रटते हैं तो हमारी सूझबूझ विवेक सब क्या है, हम मतलब जोर स्मृति पर जोर नहीं देती, बल्कि वो रटने पे जोर देती है। लेकिन जब हम खुद से लिखते हैं तो हमें क्या होता है, हमें प्रश्न बनाना आता है कि कहाँ से हम प्रश्न बना सकते हैं, कहाँ से प्रश्न आ सकता है, उसका उत्तर क्या हो सकता है। तो देवनागरी लिपि कैसी लिपि है, अब देखिए आंसर समझते हैं। पहले एक दे देगा सांकेतिक, सांकेतिक होता है सांकेतिक। दूसरा दे देगा वर्णात्मक, वर्णात्मक क्या दे दिया बच्चों, वर्णात्मक। सांकेतिक, वर्णात्मक, वर्णात्मक, सांकेतिक और वर्णात्मक। तीसरा आपको दे दिया ध्वन्यात्मक, क्या दे दिया, ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक दे दिया। अब देखिए बोलते जा रहे हैं बच्चों, ना दिख रहा हो तो, ध्वन्यात्मक। अब ध्वन्यात्मक ये दे दिया। अब चौथा आपका दे दिया बच्चों क्या, आक्षरिक, आक्षरिक। अब देखिए ऐसे प्रश्न ऐसे ही पूछे गए। अब सांकेतिक वह होता है जहां संकेत होता है, जैसे एरो के माध्यम से आप ऐसे कर देते हैं कि इधर डायरेक्शन नहीं, रास्ता इधर है, इधर है, ऐसे देते नहीं है कि इधर आना है, ये सांकेतिक हो गया। या फिर आपको जाते हैं ना, जाम में फंसे रहते हैं तो लाइट जलती है हरी और लाल, तो क्या कहते हैं, लाल जली, आप अपने स्थान पर गाड़ी रोक दिए या खड़े हो गए, ये तो संकेत है किसका, कि भाई खतरा है, अभी रुक जाओ, आगे आपको नहीं बढ़ना है। जब हरी जली तो कहा नहीं नहीं रास्ता क्लियर हो गया, कोई खतरा नहीं है, हम जा सकते हैं, तो ये संकेत है। लेकिन वही वर्णात्मक क्या है, वर्णात्मक जिसका कोई लिखित रूप ना हो, क्या उसे वर्णों के द्वारा, वर्णन के द्वारा हम उसको समझा सकते हैं, लिखित रूप उसका नहीं है। और ध्वन्यात्मक है, ध्वन्यात्मक आप समझिए जैसे संकेत होता नहीं है कि गाड़ी जा रही है और क्या हुआ, ट्रेन जाई, हॉर्न मारा, आपके कान में आवाज पड़ी, आपको संकेत मिल गया, अरे ये तो ट्रेन की आवाज है, तो ये क्या है, ध्वन्यात्मक है। लेकिन आक्षरिक क्या है, आक्षरिक मात्र वर्णों के द्वारा यानी लिखित वर्णों के द्वारा, लिखित वर्णों के द्वारा, लिखित वर्णों के द्वारा हमको पता चलता है, लिखित वर्ण है, लिखित वर्ण यानी ये आक्षरिक है। हमारी देवनागरी लिपि कैसी है, आक्षरिक लिपि है, इसको विशेष रूप से आप जानते रहिए। और एक बचा आपका संयोग, यानी स्वर व्यंजन का संयोग होता है। जो देवनागरी लिपि है बच्चों कैसी लिपि है, वो संयोगात्मक लिपि है। और किसका संयोग होता है, स्वर और व्यंजन दोनों का संयोग होके बनाया गया है। तो बच्चों आपके सामने हम दूसरे वीडियो को लेके उपस्थित थे, जैसा लगे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे वीडियो में हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।